चैप्टर 17 जेन क्लेटन का घातक संकट। लेफ्टिनेंट एल्बर्ट वेरपर अदीस अबाबा में अपने भविष्य की चिंता से भयभीत होकर भागने की कोई योजना बनाने लगा, लेकिन जब काले मुगाम्बी ने उनकी सतर्कता को चकमा दे दिया तो अबीसिनियाई लोगों ने वेरपर को नीग्रो के नेतृत्व में जाने से रोकने के लिए अपनी सावधानी दोगुनी कर दी। कुछ समय तक वेरपर के मन में अब्दुल मौराक को थैली की सामग्री का कुछ हिस्सा रिश्वत में देने का विचार आया, लेकिन उसे डर था कि वो व्यक्ति स्वतंत्रता की कीमत के रूप में सभी रत्नों की मांग करेगा। इसलिए लालच से ग्रस्त बेल्जियन ने अपनी दुविधा से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोज लिया। तभी उसे एक अलग रास्ते की सफलता की संभावना का आभास हुआ, जिससे वह रत्नों पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। साथ ही साथ वह एबिसिनियन के लालच को भी संतुष्ट कर सकता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने वेरपर द्वारा दी जाने वाली सभी चीजें प्राप्त कर ली हैं। और ऐसा हुआ कि मुगाम्बी के गायब होने के 1 या 2 दिन बाद वेरपर ने अब्दुल मौराक से मुलाकात करने के लिए कहा। जैसे ही बेल्जियन अपने अपहरणकर्ता के सामने पहुंचा, उसके चेहरे पर उभरी भद्दी मुस्कान से वेरपर के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। फिर भी उसने खुद को मजबूत करते हुए मानव जाति की आम कमजोरी को याद किया, जो सबसे ज्यादा कठोर स्वभाव वाले लोगों को भी धन की तीव्र इच्छा के आगे झुकने की अनुमति देती है। अब्दुल मौराक ने उसे घूरते हुए पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? मेरी आज़ादी, वेरपर ने उत्तर दिया। एबिसिनियन ने व्यंग्य किया, और तुमने मुझे इस तरह परेशान किया कि मुझे वह सब बता दिया जो कोई भी मूर्ख जान सकता है, उसने कहा। वेरपर ने कहा, मैं इसका भुगतान कर सकता हूँ। अब्दुल मौराक जोर से हंसा। इसकी कीमत चुकाओ, वह चिल्लाया। तुम्हारी पीठ पर जो चिथड़े हैं, उनकी कीमत चुकाओ, या शायद तुम अपने कोट के नीचे 1000 पाउंड हाथी दांत छिपा रहे हो। बाहर निकलो, तुम मूर्ख हो। मुझे फिर से परेशान मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें कोड़े लगवा दूंगा। लेकिन वेरपर ने अपनी कोशिश जारी रखी। उसकी आज़ादी और शायद उसका जीवन उसकी सफलता पर निर्भर था। मेरी बात सुनो, उसने विनती की। अगर मैं तुम्हें 10 आदमियों जितना सोना दे सकता हूं तो क्या तुम वादा करोगे कि मुझे सुरक्षित निकटतम अंग्रेज कमिश्नर के पास ले जाया जाएगा? अब्दुल मौराक ने दोहराया, जितना सोना 10 आदमी उठा सकते हैं। तुम पागल हो, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ है? मुझे पता है कि वो कहाँ छिपा है, वेरपर ने कहा। वादा करो और मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा अगर 10 भार पर्याप्त हों। अब्दुल मौराक ने हंसना बंद कर दिया था। वह बेल्जियम के आदमी को गौर से देख रहा था। वह आदमी काफी समझदार लग रहा था, फिर भी 10 भार सोना, ये बेतुकी बात थी। एबिसिनियन ने एक पल के लिए चुपचाप सोचा। ठीक है, और अगर मैं वादा करता हूँ, उसने कहा। ये सोना कितनी दूर है? दक्षिण की ओर 1 सप्ताह का लंबा मार्च, वेरपर ने उत्तर दिया। और यदि हम उसे वहां नहीं पाते जहां तुम कहते हो, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या सजा होगी? अगर ये वहां नहीं है तो मैं अपनी जान दे दूंगा, बेल्जियम ने जवाब दिया। मुझे पता है कि यह वहां है, क्योंकि मैंने इसे अपनी आंखों से दफनाते हुए देखा है। और भी बहुत कुछ। वहां सिर्फ 10 भार नहीं है, बल्कि 50 आदमी इसे उठा सकते हैं। ये सब तुम्हारा है अगर तुम मुझे सुरक्षित रूप से अंग्रेजों की सुरक्षा में पहुंचाने का वादा करो। अब्दुल ने पूछा, आप सोना पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे? वेरपर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बहुत अच्छा, एबिसिनियन ने कहा, मैं वादा करता हूँ, और भले ही 5 भार हों, आपको अपनी स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन जब तक सोना मेरे कब्जे में नहीं आ जाता, तब तक आप कैदी ही रहेंगे। मैं संतुष्ट हूँ, वेरपर ने कहा। कल हम शुरू करेंगे। अब्दुल मौराक ने सिर हिलाया और बेल्जियन अपने पहरेदारों के पास लौट गया। अगले दिन एबिसिनियन सैनिक एक आदेश पाकर आश्चर्यचकित रह गए, जिसने उनके चेहरे को उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर मोड़ दिया। और ऐसा हुआ कि जिस रात टार्जन और 2 बंदर हमलावरों के गांव में घुसे, उसी रात एबिसिनियन ने उसी स्थान से कुछ मील पूर्व में डेरा डाल दिया। जबकि वेरपर स्वतंत्रता का सपना देख रहा था और अपनी चोरी की थैली में रखे धन का निर्बाध आनंद ले रहा था, और अब्दुल मौराक सोने के 50 बोझों के लालची चिंतन में जाग रहा था, जो उससे कुछ ही दूर दक्षिण में पड़े थे।
अखमेद शेख ने अपने लेफ्टिनेंटों को आदेश दिया कि वे लड़ाकू सैनिकों और मालवाहकों की एक सेना तैयार करें जो कल अंग्रेज के द्वार के खंडहरों की ओर बढ़ें और उस शानदार धन को वापस लाएं जिसके बारे में उसके विद्रोही लेफ्टिनेंट ने उसे बताया था कि वह वहां दफन है। और जब वह अंदर बैठे लोगों को निर्देश दे रहा था, एक मूक श्रोता अपने तंबू के बाहर दुबका हुआ था, उस समय की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह सुरक्षित रूप से अंदर प्रवेश कर सकेगा और खोई हुई थैली तथा उन सुंदर पत्थरों की खोज शुरू कर सकेगा जो उसके मन को भा गए थे। आखिरकार अखमेद शेख के काले साथी उसके तंबू से बाहर निकल गए और नेता उनके साथ उनके एक साथी के साथ पाइप पीने चला गया, जिससे उसका रेशमी आवास बिना किसी सुरक्षा के खाली हो गया। वे अभी अंदर से निकले ही थे कि पीछे की दीवार के कपड़े में चाकू की धार घुस गई जो जमीन से लगभग 6 फीट ऊपर थी, और नीचे की ओर एक तेज वार ने उन लोगों के लिए प्रवेश द्वार खोल दिया जो बाहर इंतजार कर रहे थे। द्वार से बंदर जैसा आदमी अंदर आया और उसके पीछे पीछे विशालकाय चुलक आया, लेकिन टैगलेट ने उनका पीछा नहीं किया। इसके बजाय वह मुड़ा और अंधेरे में उस झोपड़ी की ओर खिसक गया जहां वह महिला सुरक्षित रूप से बंधी हुई थी जिसने उसके क्रूर हित को पकड़ा था। द्वार के सामने पहरेदार अपनी पीठ के बल बैठे थे और एकरस बातें कर रहे थे। अंदर युवती एक गंदी चटाई पर लेटी हुई थी जो पूरी तरह से निराश थी और जो भी भाग्य उसके लिए तैयार था उसके लिए तैयार नहीं थी जब तक कि वह अवसर न आ जाए जो उसे एकमात्र ऐसे तरीके से खुद को मुक्त करने की अनुमति देगा जो अब दूर से भी संभव लग रहा था, आत्मविनाश का अब तक घृणित कार्य। चुपचाप संतरियों की ओर रेंगते हुए एक सफेद भूरे रंग का व्यक्ति झोपड़ी के एक छोर पर छायाओं के पास पहुंचा। प्राणी की अल्प बुद्धि ने उसे अपने भेष का लाभ उठाने से वंचित कर दिया। जहां वह संतरियों के बिल्कुल किनारे तक साहपूर्वक चल सकता था, उसने पीछे से बिना देखे उन पर छिपकर हमला करना बेहतर समझा। वह झोपड़ी के कोने में आया और चारों ओर झांका। पहरेदार बस कुछ कदम की दूरी पर थे, लेकिन बंदर ने एक पल के लिए भी खुद को उन डरावने और नफरत भरे वज्र छड़ों के सामने उजागर करने की हिम्मत नहीं की जिनका इस्तेमाल करना तारमंदनी अच्छी तरह से जानता था अगर हमला करने का कोई और सुरक्षित तरीका होता। टैगलेट की इच्छा थी कि आसपास कोई पेड़ हो जिसकी लटकती हुई शाखाओं से वह अपने बेखबर शिकार पर झपट सके, लेकिन हालांकि कोई पेड़ नहीं था, फिर भी इस विचार ने एक योजना को जन्म दिया। झोपड़ी की छतें पहरेदारों के सिर के ठीक ऊपर थीं, उनसे वह बिना देखे ही तरमांगनी पर छलांग लगा सकता था। उन शक्तिशाली जबड़ों का एक त्वरित झटका उनमें से एक को नष्ट कर देगा, इससे पहले कि दूसरे को पता चले कि उन पर हमला हुआ है, और दूसरा दूसरे त्वरित हमले की ताकत, चपलता और क्रूरता का आसान शिकार बन जाएगा। टैगलेट झोपड़ी के पीछे कुछ कदम पीछे हट गया, खुद को संभालने की कोशिश की, तेजी से आगे बढ़ा और हवा में ऊंची छलांग लगाई। वह झोपड़ी की पिछली दीवार के ठीक ऊपर छत से टकराया और नीचे की दीवार से मजबूत संरचना ने एक पल के लिए उसके भारी वजन को संभाला। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा, छत झुक गई, छप्पर अलग हो गया और विशाल मानवरूपी प्राणी अंदर घुस आया। छत के खंभों के टूटने की आवाज सुनकर संतरी उछलकर झोपड़ी में घुस गए। जेन क्लेटन ने एक तरफ लुढ़कने की कोशिश की, क्योंकि वह विशालकाय आकृति उसके इतने करीब फर्श पर गिर पड़ी कि उसके एक पैर ने उसके कपड़ों को जमीन पर दबा दिया। बंदर ने अपने बगल में हलचल महसूस की और नीचे जाकर लड़की को अपनी शक्तिशाली भुजा में समेट लिया। बालों वाले शरीर पर बर्नूज ने इस तरह से घेरा कि जेन क्लेटन को लगा कि एक मानव भुजा ने उसे सहारा दिया है, और निराशा की पराकाष्ठा से उसके सीने में एक बड़ी उम्मीद जगी कि आखिरकार वह किसी बचावकर्ता की शरण में है। दोनों संतरी अब झोपड़ी के अंदर थे, लेकिन वे इस संदेह के कारण झिझक रहे थे कि आखिर उपद्रव का कारण क्या है। उनकी आंखें, जो अभी तक अंदर के अंधेरे की आदी नहीं थीं, उन्हें कुछ नहीं बता रही थीं, न ही उन्होंने कोई आवाज सुनी, क्योंकि बंदर चुपचाप उनके हमले का इंतजार कर रहा था। ये देखकर कि वे आगे नहीं बढ़ रहे थे, और यह महसूस करते हुए कि वह उसके वजन से विकलांग होने के कारण एक खराब लड़ाई लड़ सकता था, टैगलेट ने अचानक स्वतंत्रता के लिए भागने का जोखिम उठाने का फैसला किया। अपना सिर नीचे करते हुए वह सीधे उन दो संतरियों पर टूट पड़ा जिन्होंने द्वार को अवरुद्ध कर दिया था।
उसके शक्तिशाली कंधों के प्रभाव ने उन्हें उनकी पीठ पर गिरा दिया, और इससे पहले कि वे अपने पैरों पर खड़े हो पाते, बंदर गायब हो गया, झोपड़ियों की छाया में गांव के दूर छोर पर बाढ़ की ओर भाग गया। उसे बचाने वाले की गति और ताकत ने जेन क्लेटन को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या ये हो सकता है कि टार्ज़न अरब की गोली से बच गया था? पूरे जंगल में और कौन एक वयस्क महिला का वजन इतने हल्के से उठा सकता है जितना कि उसे पकड़ने वाले ने? उसने उसका नाम लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। बाड़ पर खड़े होकर जानवर ने जरा भी संकोच नहीं किया। एक जोरदार छलांग ने उसे ऊपर पहुंचा दिया, जहां वह एक पल के लिए रुका और फिर विपरीत दिशा में जमीन पर गिर पड़ा। अब लड़की को लगभग यकीन हो गया था कि वह अपने पति की बाहों में सुरक्षित है, और जब बंदर पेड़ों पर चढ़ गया और उसे तेजी से जंगल में ले गया, जैसा कि टार्ज़न ने अतीत में कई बार किया था, तो विश्वास दृढ़ विश्वास में बदल गया। हमलावरों के शिविर से लगभग 1 मील दूर चांदनी की रोशनी में एक छोटे से मैदान में उसका बचाव करने वाला रुका और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसकी कठोरता ने उसे चौंका दिया, लेकिन फिर भी उसे कोई संदेह नहीं था। उसने फिर से उसका नाम पुकारा और उसी क्षण बंदर ने, तारमंगनी के अपरिचित कपड़ों की जकड़न में घबराते हुए, उससे बरनूस को फाड़ दिया, जिससे भयभीत महिला की आंखों के सामने एक विशालकाय मानव जैसा भयानक चेहरा और बालों वाला रूप प्रकट हो गया। भय से करुण विलाप करते हुए जेन क्लेटन बेहोश हो गई, जबकि पास की झाड़ी की आड़ में नूमा नामक शेर उन दोनों को भूखी निगाहों से देख रहा था और अपने होंठ चाट रहा था। टार्ज़न ने अखमेद सेक के तंबू में घुसकर अंदर की पूरी तरह से तलाशी ली। उसने बिस्तर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और बक्से और बैग की सामग्री को फर्श पर बिखेर दिया। उसने जो कुछ भी देखा, उसकी जांच की, और उसकी गहरी इंद्रियों ने हमलावर सरदार के घर के अंदर एक भी वस्तु को नज़रअंदाज नहीं किया, लेकिन कोई भी थैली या सुंदर कंकड़ उसकी गहनता का इनाम नहीं दे सका। अंततः जब उसे यह विश्वास हो गया कि उसका सामान अखमेद सेक के कब्जे में नहीं है, जब तक कि वह स्वयं सरदार के पास न हो, तो टार्ज़न ने थैली की खोज को आगे बढ़ाने से पहले उसे सुरक्षित करने का निर्णय लिया। चुलक को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वह उसी रास्ते से तंबू से बाहर निकला जिस रास्ते से वह अंदर आया था, और साहपूर्वक गांव से होते हुए सीधे उस झोपड़ी की ओर बढ़ा जहां जेन क्लेटन को कैद किया गया था। उसने टैगलेट की अनुपस्थिति पर आश्चर्य से गौर किया, जिसे उसने अखमेद सेक के तंबू के बाहर प्रतीक्षा करते हुए पाया था, लेकिन चूंकि वह वानरों की अविश्वसनीयता से परिचित था, इसलिए उसने अपने उदास साथी के वर्तमान दलबदल पर कोई गंभीर ध्यान नहीं दिया। जब तक टैगलेट ने उसकी योजनाओं में बाधा नहीं डाली, तब तक टार्ज़न उसकी अनुपस्थिति के प्रति उदासीन था। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, बंदर आदमी ने देखा कि प्रवेश द्वार के पास भीड़ जमा हो गई है। वह देख सकता था कि जो लोग झोपड़ी बना रहे थे, वे बहुत उत्साहित थे, और उसे डर था कि कहीं चुलक का भेष इतने सारे दर्शकों के सामने उसकी असली पहचान छिपाने में अपर्याप्त साबित न हो जाए, इसलिए उसने बंदर को आदेश दिया कि वह गांव के दूर के छोर पर जाकर उसका इंतजार करे। चुलक छाया में छिपते हुए चला गया। तभी टार्ज़न ने झोपड़ी के दरवाजे के सामने खड़े उत्तेजित समूह की ओर साहपूर्वक कदम बढ़ाया। वह अश्वेतों और अरबों के साथ घुल मिल गया और शोरगुल का कारण जानने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह भूल गया कि भीड़ में केवल वही था जिसके पास भाला, धनुष और तीर थे, और इस तरह वह संदिग्ध लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। भीड़ को चीरते हुए वह दरवाजे के पास पहुंचा, और लगभग दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि एक अरब ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चिल्लाया, "ये कौन है?" और साथ ही उसने कपी पुरुष के चेहरे से टोपी भी छीन ली। वानरों के टार्ज़न ने अपने पूरे जंगली जीवन में कभी भी किसी विरोधी के साथ बहस में रुकने की आदत नहीं डाली थी। आत्म संरक्षण की आदिम प्रवृत्ति कई कलाओं और चालाकियों को स्वीकार करती है, लेकिन तर्क उनमें से एक नहीं है। न ही उसने अब हमलावरों को ये समझाने की कोशिश में अपना कीमती समय बर्बाद किया कि वह भेड़ के कपड़ों में भेड़िया नहीं है। इसके बजाय उसने अपने मुखौटे को गले से लगा लिया, इससे पहले कि वह आदमी के शब्द उसके होठों से बाहर निकलते, और उसे एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकते हुए उन लोगों को दूर भगा दिया जो उस पर हमला करने वाले थे। अरब को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए
टार्ज़न तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा और कुछ ही देर बाद झोपड़ी के अंदर पहुंच गया। जल्दी जल्दी जांच करने पर पता चला कि झोपड़ी खाली थी और उसकी सूंघने की शक्ति ने भी टैगलेट नामक बंदर की गंध का पता लगा लिया। टार्ज़न ने एक धीमी, अशुभ दहाड़ लगाई। जो लोग उसे पकड़ने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, वे पीछे हट गए क्योंकि उनके कानों में उस क्रूर चुनौती की क्रूर आवाज़ें गूंज रही थीं। वे आश्चर्य और घबराहट में एक दूसरे को देखने लगे। एक आदमी अकेले झोपड़ी में दाखिल हुआ था और फिर भी उन्होंने अपने कानों से अंदर से एक जंगली जानवर की आवाज़ सुनी थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या शेर या चीते ने बिना पहरेदारों की जानकारी के अंदर शरण ली थी? टार्ज़न की तेज नज़रों ने छत में छेद को खोज लिया, जहां से टैगलेट नीचे गिरा था। उसने अनुमान लगाया कि बंदर या तो छत के छेद से आया है या चला गया है, और जब अरब बाहर निकलने में हिचकिचा रहे थे, तो वह बिल्ली की तरह छेद की ओर बढ़ा, दीवार के ऊपरी हिस्से को पकड़ा और छत पर चढ़ गया और झोंपड़ी के पीछे जमीन पर गिर गया। जब अरबों ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर झोपड़ी में घुसने की कोशिश की, तो दीवारों पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन अंदर का हिस्सा सुनसान था। उसी समय टार्ज़न ने गांव के दूर के छोर पर चुलिक की तलाश की, लेकिन बंदर कहीं नहीं मिला। अपनी पत्नी से वंचित, अपने साथियों द्वारा परित्यक्त तथा अपनी थैली और कंकड़ों के बारे में पहले की तरह ही अनभिज्ञ, क्रोधित टार्ज़न बाड़ पर चढ़ गया और जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। फिलहाल उसे अपनी थैली की खोज छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब अरब शिविर में प्रवेश करना आत्मविनाश के समान होगा, जबकि उसके सभी निवासी जाग चुके हैं और सतर्क हैं। गांव से भागते समय वानर मानव ने भागते हुए टैगलेट का निशान खो दिया था, और अब वो उसे पुनः प्राप्त करने के प्रयास में जंगल में चक्कर लगा रहा था। चुलक तब तक अपने स्थान पर रहा जब तक कि अरबों की चीखें और गोलियों ने उसकी सरल आत्मा को आतंक से नहीं भर दिया, क्योंकि सभी चीजों से अधिक वानर लोग तरमांगनी के वज्र छड़ों से डरते हैं। फिर वह फुर्ती से बाड़ के ऊपर चढ़ गया, प्रयास में अपना बरनूस फाड़ दिया और जंगल की गहराइयों में भाग गया, जाते समय बड़बड़ाता और डांटता हुआ। टार्ज़न टैगलेट और उस महिला के निशान की तलाश में जंगल में घूमता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके आगे एक छोटे से चांदनी वाले मैदान में महान वानर उस महिला के मृत शरीर पर झुका हुआ था जिसे टार्ज़न ढूंढ रहा था। वह जानवर उसके टखनों और कलाइयों को बांधने वाले बंधनों को फाड़ रहा था, डोरियों को खींच रहा था और कुतर रहा था। जिस रास्ते से वानर पुरुष जा रहा था, वह उसे उनके दाहिनी ओर थोड़ी दूरी पर ले जाता, और यद्यपि वह उन्हें देख नहीं सकता था, फिर भी हवा उनसे उसकी ओर आ रही थी तथा उनके गंध चिन्हों को तेजी से उसकी ओर ले जा रही थी। एक क्षण और जेन क्लेटन की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती, यद्यपि नुमा सिंह आक्रमण की तैयारी में पहले से ही तैयार था, लेकिन भाग्य, जो पहले से ही बहुत क्रूर था, अब आगे निकल गया। कुछ क्षणों के लिए हवा अचानक बदल गई। वो सुगंध जो वानर पुरुष को लड़की की ओर ले जाती, विपरीत दिशा में बह गई। टार्ज़न उस त्रासदी से 50 गज की दूरी पर से गुजरा जो मैदान में घटित हो रही थी, और अवसर को याद करना असंभव हो गया।